हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त श्वेतांक। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, चंगे होंगे, अपने मेंटल और अपनी प्रोफेशनल फ्रंट दोनों में ही बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जैसे थंबनेल बता रहा है वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हम ये जानेंगे कि क्या आपका बच्चा जो कंप्लेन करता है कि वो क्लास में अटेंशन नहीं दे पाता या बहुत ज़्यादा फिजिटी हाइपर एक्टिव है, क्या उसको ADHD है। क्या वो बड़े होने के साथ साथ ADHD को आउटग्रो मतलब खुद ब खुद ट्रीट कर लेगा या उसको कुछ मेडिकल अटेंशन चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जो बात मैं सबसे पहले करना चाहता हूं इस वीडियो की शुरुआत में वो है कि ADHD का सेल्फ डायग्नोसिस बहुत गलत हो सकता है। और ये अगर अंडर डायग्नोज रह जाए तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ओवर डायग्नोज हो जाए तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? अगर एक बच्चा जो ADHD से पीड़ित है और हम नहीं जान पाते कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके एकेडमिक्स से लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, और किसी रिलेशनशिप को में भी उसको प्रॉब्लम्स आएंगी आगे चल के बड़े होकर। तो ये तो पॉइंट थी अगर ये अंडर डायग्नोज हो जाए। पर अगर ये ओवर डायग्नोज हो जाए, मतलब ऐसे पेरेंट्स जो ये समझे कि हमारे बच्चे की छोटी छोटी प्रॉब्लम जो अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम्स है वो ADHD है, और ये कहें उसको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए अपने स्कूल्स में, तो एक बहुत बुरा प्रेशर डेवलप हो सकता है एक नॉर्मल बच्चे पे जिसको हम ADHD के लिए ओवरली कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। दूसरा, कई बार प्रॉब्लम कुछ और होती है और बच्चे उसके कारण एकेडमिकली पुअर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ऐसे स्कूल का जहां बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अब एक बच्चा ऐसा है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं ले पा रहा है, उसके माता पिता उसको ठीक से खिला पिला नहीं पाते, वो बेचारा भूखा रह जाता है, इसलिए वो अपने स्कूल में प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा है। तो यहां पर अगर उस बच्चे को जबरदस्ती पुश किया जाएगा कि नहीं तुम्हें ADHD है, तो सोचिए उसके साइकोलॉजी के लिए कितना बुरा प्रभाव होगा। यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि मैं सिर्फ मेडिसिन के बाद ही अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। तो इसीलिए ना ही अंडर डायग्नोज हो और ना ही ओवर डायग्नोज्ड हो हमारा बच्चा ADHD को लेकर। अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो जाने वाली ये प्रॉब्लम ADHD एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये लगभग 6 से 7 साल में इसका ऑनसेट हो जाता है। यहाँ पर ये बीमारी बचपन से शुरू होकर कभी कभी ट्रीट ना होने के कारण अडल्ट लाइफ तक चलती है। इसकी कुछ प्रिसाइजली 3 कैटेगरीज हैं जो इसके नाम से ही आप समझ में आ जाएगा जिसको। तो पहली सब कैटेगरी होती है इनएफिशिएंट अटेंटिवनेस की, मतलब आपकी एफिशिएंसी इतनी कम होने लगती है क्योंकि आप अटेंशन ही नहीं दे पाते। आप प्रॉपरली अपना अटेंशन किसी पर्टिकुलर चीज पर नहीं रख पाते हैं, बार बार वो डिवाइड होता रहता है। दूसरा इसका सब टाइप होता है हाइपर एक्टिविटी का। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शांत ही नहीं बैठ पाते, दूसरों की टर्न से पहले खुद बोलने की कोशिश करते हैं। किसी गेम को भी खेलेंगे, किसी पर्टिकुलर टास्क में एंगेज भी रहेंगे तो मुंह से कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं सेकंड सब टाइप की। और तीसरा सब टाइप होता है जो कंबाइंड है, जिसके अंदर ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स इकट्ठे आ जाती है। ADHD से पीड़ित बच्चा या एक अडल्ट अपने या तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत पुअरली परफॉर्म करेगा, बच्चा अपने एकेडमिक्स में बहुत पुअर परफॉर्म करेगा, लगभग सोशली ऑकवर्ड रहेगा हमेशा। मतलब अपने दोस्तों में ग्रुप में बैठना उसको प्रॉब्लमैटिक लगेगा क्योंकि उसके दिमाग में अपनी ही एक गाथा चल रही है, वो उससे बाहर आने में बहुत मुश्किल फील करता है। और सबसे बड़ी होती है कि एक स्टिग्मा अटैच रहता है इन बच्चों के साथ। मतलब जनरली आपने सुना होगा जैसे शेम शेम, ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, ये बच्चा मतलब मार पिटाई ज़्यादा करता है। तो इनके आसपास के जो बच्चे हैं इनको हमेशा एक स्टिग्मा के साथ अटैच रखते हैं। इन बच्चों को हमेशा अलग से ही पहचान लिया जाता है कि हाँ ये बच्चा है, देखो ये पढ़ता नहीं है, ये इसकी ये प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम्स अडल्टहुड तक भी चलती हैं। यहाँ पर की ये होती है कि हम ये समझे कि ऑफ कोर्स ये सारी प्रॉब्लम्स एक नॉर्मल बच्चे में भी हो सकती है। एक नॉर्मल बच्चा भी अटेंशन उसका स्पैन ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जनरली कभी कभी कई बच्चों की एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ये समझना, हर बच्चे को ये क्लासिफाई करना कि ये ADHD का पेशेंट है, ये बहुत गलत है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम ये बात समझें कि प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है ADHD के लिए। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये 12 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाने चाहिए। अगर ADHD के आपको जो सिम्टम्स हैं, मैं आगे इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा, अगर ये सिम्टम्स 12 साल के बाद शुरू हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ कोई और प्रॉब्लम है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ये जो सिम्टम्स है ये 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करने चाहिए एक पेशेंट की लाइफ में। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करे उसके दोनों इन्वायरमेंट्स को। दोनों इन्वायरमेंट्स कैसे? अगर कोई बच्चा घर में, जैसे बोलते हैं कि घर में तो शेर है पर बाहर जाके भीगी बिल्ली बन जाते हैं बच्चे, तो अगर एक बच्चा घर में तो बहुत अच्छा है और जैसे ही स्कूल जाता है वहाँ पर वो मतलब एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करता, सोशली ऑकवर्ड रहता है, तो उसको हम फिर ये नहीं कहेंगे कि उसको ADHD है। यहाँ पर प्रॉब्लम तब कॉन्क्रीटली एविडेंट होती है जब बच्चा अपने घर में भी प्रॉब्लमैटिक है, उसको ये प्रॉब्लम्स, उसको सिम्टम्स वहाँ भी फेस हो रहे हैं, और उसके साथ साथ उसके स्कूल में या फिर एक अडल्ट लाइफ में उसके ऑफिस में भी ये सिम्टम्स उसका पीछा नहीं छोड़ते, वहाँ भी उसको वो प्रॉब्लम उतनी ही महसूस होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो DSM वॉल्यूम 5 मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ वॉल्यूम 5 हमें ये बताती है कि इन बताए जाने वाले जो सिम्टम्स हैं, जो प्रिसाइजली हमारा मतलब लैक ऑफ पेइंग अटेंशन के सब टाइप के लिए है, इनमें से इन 9 सिम्टम्स में से एटलीस्ट 6 सिम्टम्स होना बहुत आवश्यक है अगर हमें डायग्नोसिस करना है कि किसी पेशेंट को ADHD है या नहीं। तो जल्दी से जानते हैं 6 कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम्स, फेलियर टू पे अटेंशन टू डिटेल्स। मतलब हम कभी भी अगर किसी चीज़ में अगर डिटेल्स होंगी, अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके टाइप सब टाइप्स हों, कोई एक ऐसा मॉडल होगा जहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स या वायर्स अटैच करनी होंगी, तो ये पेशेंट्स हमेशा मतलब देयर माइंड विल गो बूम, वो यहाँ कंप्लीटली फेल करते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि कैसे डिटेल्स ओरिएंटेशन करी जाती है, कैसे हम इन चीज़ों से बाहर लेके आए, कैसे इन सारी डिटेल्स को कोलैबोरेट करके किसी चीज़ का आंसर करें। और इसके दौरान ऑफकोर्स जो उसका एंड रिजल्ट होता है वो ये होता है कि वो बहुत केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं। हमेशा जल्दी में रहने की इनकी आदत रहेगी, इसलिए केयरलेस मिस्टेक्स हमेशा इनके पास रहेंगी ही रहेंगी। दूसरा है, अब हमेशा इन्हें प्रॉब्लम रहेगी कि ये किसी एक पर्टिकुलर टास्क में अपना पूरा दिमाग, अपनी पूरी एनर्जी फोकस कर पाए। हमेशा इनका दिमाग कहीं ना कहीं और भागता रहेगा। तीसरा, कभी भी किसी टास्क को फिनिश ही नहीं कर पाते। ऑफकोर्स जब प्रॉपरली हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम एंड ख़त्म कैसे कर पाएंगे। चौथा, ऐसा कोई भी टास्क जहाँ पे मेंटल एफर्ट ज़्यादा हो वहाँ पर ये कम्प्लीटली फेल कर जाएंगे और उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कई बच्चे आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि जस्ट एन एग्जांपल, कि हम कहते हैं कि अच्छा आपने अब फॉर एग्जांपल आर्ट्स का काम कर लिया, चलो अब मैथ्स पढ़ लेते हैं। तो बच्चा कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। वो हमेशा बचता है क्योंकि मैथ्स में कहीं ना कहीं ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो वो उस टास्क से, उस पढ़ने से और उस सब्जेक्ट से हमेशा बचेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा फोकस करना होता है। पांचवा, ये एक बहुत एविडेंट सिम्टम होता है कि जब आप उनसे डायरेक्टली बात करें तो जनरली वो इधर उधर कहीं देख रहे होते हैं। वो क्योंकि उस जगह पर अटेंशन नहीं कर पाएंगे जो व्यक्ति उनके सामने कुछ बोल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल वो देखना भले ही शुरू करें अगर कोई व्यक्ति उनसे बात कर रहा है, पर उसके बाद वो कहीं इधर उधर देखने लगेंगे क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। इसके बाद एक अलग ही परेशानी रहती है उन्हें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। अगर एक छोटी सी आइटनरी भी होगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 करके डिटेल्स होंगी, वो इसको भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। आठवां, बहुत जल्दी उनकी चीज़ें खोती रहेंगी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ रख के उसको भूल गए हैं या पिछली बार उस चीज़ को कहाँ देखा था, तो उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा खोती रहती। आखिरी, बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी रहेगी, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएंगे, इम्पॉर्टेंट टास्क भूल जाएंगे। तो ये जो सारे के सारे मैंने आपके सामने डिस्कस किए, ये 9 सिम्टम्स,
इन 9 सिम्टम्स में से 6 सिम्टम्स होना बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं फर्स्ट सब टाइप के बारे में। अब फटाफट जान लेते हैं अगले सब टाइप के सिम्टम्स। जो सब टाइप था हाइपर एक्टिविटी वाला। सबसे पहले फिजिटिंग। फिजिटिंग मतलब छोटी छोटी मूवमेंट्स करते रहना हमेशा अपने हाथों से, अपने पैरों से, क्योंकि उनका ध्यान भटकता जा रहा है, वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, वो नर्वस हो रहे हैं। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो आप जब भी ऐसे बच्चों से, ऐसे अडल्ट से बात करेंगे तो उनके हाथ पैर चलते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, फिजिटी रहेंगे, उसको कहते हैं फिजिटी होना। अगला बीइंग इन कांस्टेंट मोशन। ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति हमेशा एक मोशन में रहते हैं, ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ नहीं पाते। अगला यही, क्योंकि ज़्यादातर मोशन में रहते हैं, एक जगह नहीं बैठ पाते, उनको एक जगह बिठाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्लास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आएगी कि ये बच्चा एक जगह बैठता ही नहीं, हमेशा इधर उधर हिलता रहता है, भागता रहता है। अगला क्लाइंबिंग ऑन थिंग्स। चीज़ों के ऊपर इनअप्रोप्रिएटली चढ़ जाना। उनको नहीं समझ में आएगा कि ये इनअप्रोप्रिएट है, ये ऑकवर्ड है, वो चीज़ों के ऊपर ऊपर चढ़ने लगते हैं। चाहे वो छोटा सा शू रैक हो, चाहे वो एक कोई पर्टिकुलर अलमीरा हो, उसके ऊपर चढ़ने लगेंगे। अगला शांत रहकर कोई भी चीज़ करने में या खेलने में उन्हें गहरी दिक्कत होती है, नहीं कर पाते वो शांत रह के चीज़ें परफॉर्म। अगला टॉकिंग टू लाउडली एंड टू मच। बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बोलते ही रहते हैं। अगला इसी से आता है टॉकिंग आउट ऑफ टर्न। उनकी टर्न हो या ना हो, पर कूद के वो ज़्यादा बोलेंगे या पहले बोलेंगे। अगला इसी से निकलता है वेटिंग फॉर देयर टर्न। अपनी टर्न के बारे में वेट ही नहीं कर पाते, चाहे वो किसी लाइन हो जहाँ खाना मिलना हो, चाहे वो कोई लाइन हो जहाँ टिकट लेनी हो, चाहे वो कोई लाइन हो जहाँ पर बुक्स बट रही हो, वो अपनी लाइन में नहीं रह पाएंगे, अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाएंगे। लास्ट, इंटरप्ट करते रहेंगे दूसरों की एक्टिविटीज़ को, और उसमें उनको कहीं ना कहीं मज़ा आने लगता है कि दूसरों की जो प्रॉपरली चीज़ें चल रही हैं, जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसको वो नहीं करने देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वो भी एक इम्बैलेंस है जो दूसरा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ से 6 सिम्टम्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं जो ADHD में रिजल्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है, जो कॉजेशन है, वो जेनेटिक्स होती है। ये बीमारी जेनेटिकली लिंक्ड होती है। अगर पेरेंट्स को या उनकी सिबलिंग्स में कहीं ADHD की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि होने वाले बच्चों में भी ADHD की प्रॉब्लम हो। दूसरा, डिसरेगुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन के वो फंक्शनिंग केमिकल्स हैं जो एक मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। इनके अंदर भी अगर प्रॉब्लम होने लगे, डिसफंक्शन होने लगे, जैसे डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, ये अलग अलग हॉर्मोन्स है, ये अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स है, अगर इनके अंदर डिसफंक्शन हो तो भी ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ADHD को करते हैं। सबसे पहला है कि कई बार ऐसा होता है कि टॉक्सिन्स के एक्सपोजर्स में आने के बाद भी, ये बात हम कर रहे हैं जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ये वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कॉजेशन में मदद करते हैं या कॉज करते हैं ADHD को। हार्मफुल केमिकल्स, जैसे आजकल पेंट्स में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, जिसकी वजह से ADHD हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर प्रॉपर डाइट नहीं दी जा रही बच्चों को उनके बढ़ते हुए एज में, तो ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीमेच्योर बर्थ अगर होता है बच्चे का, जिसको हम बोलते हैं कि 6, 7, 8 मंथ में अगर बच्चा डिलीवर हो रहा है, तो उसको ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ है उसने अगर ड्रग्स का यूज़ किया है, अल्कोहल का मिसयूज़ किया है, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की है, तो भी ADHD हो सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ADHD का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है। सबसे पहले इसकी मेडिकेशंस होती हैं। मेडिकेशन दोनों की दोनों, मतलब इसकी टाइप्स हैं। आपको पहले स्टिमुलेंट्स भी दिया जाता है। अगर स्टिमुलेंट्स नहीं ले पाता है पेशेंट, तो इसके बाद आपको एंटी डिप्रेसेंट्स या इन सारी मेडिकेशन या क्लास ऑफ मेडिकेशन पे भी रखा जाता है। पर इन
सारी मेडिकेशंस के बारे में ऑफ कोर्स मैं फिर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ। इन सारी मेडिसिन्स को लेने के अपने अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इनको स्टार्ट करें। दूसरा, इसकी साइकोथेरेपी भी होती है। सबसे पहले एक साइको सोशल थेरेपी की जाती है। जो फैमिली है वो उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ट्रीट किया जाए। इसके बाद थेरेपी शुरू की जाती है बच्चे की, और धीरे 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 कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी एक पार्ट होता है इसके ट्रीटमेंट का। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा, यहाँ तक देखा। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और फिर एक बार मेरी रिक्वेस्ट वही रहेगी कि किसी ऐसे बच्चे को, अगर आपको महसूस होता है कि ADHD की प्रॉब्लम है, तो उनके पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। या ऐसा कोई अडल्ट है जो अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डील कर रहा है, उसको भी ये वीडियो आप ज़रूर दे सकते हैं। तो एक एम्फेसिस मिलेगा उसको अपनी प्रॉब्लम का, और उसको शायद मोटिवेशन मिले एक प्रॉपर डॉक्टर को, एक प्रोफेशनल को जाकर देखने की। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।